हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस सिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट। तो फ्यूचर इंडेफिनेट शुरू कर रहे हैं हम। फ्यूचर इंडेफिनेट, दो चीज़ें हमें याद रखनी है, सीखनी है। एक तो उसकी हिंदी पहचान और दूसरी अंग्रेजी पहचान। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की हिंदी पहचान है वाक्यों के अंत में गा, गी और गे आता है। यानी जो भी क्रिया है उसमें अगर गा, गी, गे जुड़ जाता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे खेलना एक क्रिया है, उसमें आप गा जोड़ दीजिए, यानी खेलेगा, खेलेगी, खेलेंगे। बुलाना एक क्रिया है, उसमें अगर आप गा, गी, गे जोड़ देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनेट हो जाएगा। बुलाना है, बुलाएगा, बुलाएगी, बुलाएंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। तो ध्यान रखिए, फ्यूचर इंडेफिनेट की पहचान है गा, गी, गे। अब हम बात करें इसकी अंग्रेजी पहचान की। तो इसकी अंग्रेजी पहचान दो शब्द याद रखिए आप, और वो दो शब्द हैं नेक्स्ट यानी अगला, और एक टुमारो यानी आने वाला कल। तो गा, गी, गे हिंदी की पहचान, नेक्स्ट और टुमारो ये अंग्रेजी की पहचान। इसको आप एक मूल मंत्र से भी याद कर सकते हैं। एक गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूं कि आंटी ने या आंटी घर का गेट बंद करके गाना गाएगी। ये एक लाइन आप अगर आपने याद कर ली तो फ्यूचर इंडेफिनेट की पहचान आपको याद हो जाएगी। कैसे? जैसे आंटी, आंटी में आप देखें तो शॉर्टकट में दो शब्द आते हैं अंग्रेजी के, एन और टी। आंटी बनता है, एन से नेक्स्ट, टी से टुमारो। गेट में अगर आप देखें गे शब्द आ रहा है, बंद करके गाना में गा आ रहा है, और गाएगी में ये गी आ रहा है। तो अगर ये लाइन आप याद कर लेंगे तो आपको देखो इसके पहचान अंग्रेजी और हिंदी याद हो जाएगी। आंटी घर का गेट बंद करके गाना गाएगी। आंटी से एन, टी यानी नेक्स्ट, टुमारो, गेट में गे, गा और गी। तो ये है हमारी फ्यूचर इंडेफिनेट की अंग्रेजी पहचान और हिंदी पहचान। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस लिया हमने, वे कल मैदान में फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल खेलेंगे, तो देखो क्रिया खेलना होता है और उसमें एक शब्द जुड़ रहा है गे, फ्यूचर इंडेफिनेट की पहचान। दूसरा देखिए, हम अगले वर्ष, हम अगले वर्ष होली मनाएंगे। इसमें भी अगर आप देखो गे शब्द आ रहा है। तीसरा, अगर आप वाक्य देखें तो बहुत सी क्रियाएं जो भी आपको याद है उसमें आप गा, गी, गे अगर जोड़ेंगे तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट हो जाएगा। जैसे वो एक एग्जांपल हो और हम लेते हैं कि सरिता खाना पकाएगी। हम या गोपाल
कल स्कूल जाएगा, कल स्कूल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा गा, गी और गे जो होता है वह फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान। अब देखो इसका पैटर्न क्या है, ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे इसका पैटर्न है, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान रखिए फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल। अब कहाँ विल लगेगा और कहाँ शैल लगेगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले इसका पैटर्न पूरा कर लें। सब्जेक्ट विल शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर। तो ये जो हम अभी फिलहाल जो सीख रहे हैं सेंटेंस, ये सबसे इसका पहला प्रकार हम सीख रहे हैं। और पहला प्रकार कौन सा होता है आप बाकी के वीडियोस में आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस सीखते हैं। तो ये साधारण यानी सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है। बनाने का तरीका आपको पता चल गया। अब देखिए वही तीन चीज़ें आपको ढूंढनी है सेंटेंस बनाने के लिए, सब्जेक्ट वे, वर्ब खेलना ऑब्जेक्ट, सॉरी खेलना वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या खेलेंगे, फुटबॉल। बनाइए इसकी इंग्लिश, सब्जेक्ट दे, उसके बाद हमें लगाना है विल या शैल। तो ये देखो इसको ट्रांसलेट पूरा करने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि विल शैल अच्छी तरह से सिखाऊं, क्योंकि इस टेंस के अंदर विल शैल का सही प्रयोग आना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको पहले इसको ट्रांसलेट कर दूं, उसके बाद हम सीखेंगे विल शैल हमें कहाँ लगाना चाहिए। तो वे यानी दे, अब देखो विल शैल कहाँ लगेगा, इसमें दो भाव होते हैं, एक तो सामान्य यानी साधारण भाव, और एक होता है दृढ़ निश्चय, वादा या इरादा हम करें उसका भाव। सामान्य भाव जो होता है, साधारण जो बात होती है, उसमें आई और वी के साथ शैल लगता है, और जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ विल लगता है। अगर वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर दृढ़ निश्चय का भाव हो, कोई वादे की बात हो, पक्के इरादे की बात हो, तो ये उल्टा हो जाता है। यानी आई और वी के साथ हम लगाते हैं विल, और बाकी जो होते हैं हमारे सब्जेक्ट, बाकी जो करता होता है उसके साथ हम शैल लगा देते हैं। तो उसको मैं अभी आपको लिखाना, मैं आपको लिखाऊंगा तब यानी। तो यहाँ दे जो है एक सामान्य भाव में लेते हैं, तो दे के साथ यहाँ लग गया विल। वर्ब खेलना प्ले, ऑब्जेक्ट फुटबॉल, और फिर बाकी क्या रह गया, मैदान में, इन द ग्राउंड। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। बाकी के ट्रांसलेट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको पहले विल शैल का प्रयोग सिखा दूं। एक सेंटेंस मैंने अभी इसको ट्रांसलेट किया, पहले हम जरा विल शैल। तो देखो जैसे मैंने भी आपको बताया था कि हम विल शैल का प्रयोग कहाँ करें, इसके लिए हम दो भाव ले लेते हैं, दो एक्सप्रेशन ले लेते हैं कि सेंटेंस के अंदर अगर हम कोई साधारण भाव है, मतलब जिस बात में दम ना हो, जैसे मैं कहूँ मैं कल स्कूल जाऊँगा, आई शैल गो टू स्कूल, तो जहाँ आई के साथ शैल लग रहा है ये एक सामान्य भाव है, साधारण भाव है, हो सकता है मैं नहीं भी जाऊँ। लेकिन जब मैं दृढ़ निश्चय की बात करूँ, मैं कल ज़रूर स्कूल जाऊँगा, ज़रूर चाहे मैं नहीं लिखूँ, लेकिन मैंने अगर आई के साथ शैल की जगह विल लगा दिया तो इसमें दृढ़ निश्चय आ जाता है, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, यानी वो पक्का जाएगा। तो देखो साधारण भाव में आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, ठीक है। और जो अदर सब्जेक्ट हैं, बाकी के जो कर्ता होंगे आई और वी के अलावा, चाहे वो ही हो, शी हो, दे हो, यू हो, या कोई और दूसरा कोई नाम हो, उन सभी के साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, विल का प्रयोग। ठीक है। अगर हम उस वाक्य के अंदर अपना भाव दृढ़ निश्चय का प्रकट करना चाहते हैं, दृढ़ निश्चय की बात अगर हम करें या कोई वादे की बात करें
या कोई पक्के इरादे की बात करें तो विल शैल का प्रयोग उल्टा हो जाता है, यानी आई और वी के साथ हम प्रयोग करेंगे किसका? विल का प्रयोग। और जो दूसरे करता है, अदर सब्जेक्ट हैं, उसके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका? शैल का। आई और वी के साथ विल और बाकी के साथ शैल। ध्यान रखिए जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के अंदर भी यही वाला भाव चलता है, आई और वी के साथ विल और दूसरे कर्ताओं के साथ शैल। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको ये बात बताऊं कि हम अगले वर्ष होली मनाएंगे, इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, साधारण भाव में कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा वी, वर्ब है हमारा मनाएंगे, ऑब्जेक्ट है क्या? मनाएंगे, होली। तो वी साधारण भाव में कर रहा हूं मैं इसको, वी शैल, वर्ब है मनाना यानी सेलिब्रेट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? होली। शेष क्या रह गया? अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर। अगर मैं इस शैल की जगह विल कर देता हूं तो देखो दोनों ही सही हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ गया? इसमें भाव का फर्क पड़ गया। इसमें पक्के इरादे की बात आ रही है। शैल की जगह मैंने विल लगा दिया। अगर मैं कहूँ वी विल सेलिब्रेट, तो यानी मैं अगले साल ज़रूर होली मनाऊंगा, चाहे लोग मनाएं या ना मनाएं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं तो होली मना के छोड़ूंगा। तो विल और शैल का प्रयोग कहाँ करना है, ये आपको भाव ध्यान रखने हैं। और विल शैल का प्रयोग करते समय आप अपने भावों को इस हेल्पिंग वर्ब के थ्रू प्रकट कर सकते हैं। सरिता खाना पकाएगी, सब्जेक्ट हमने लिया सरिता, हेल्पिंग वर्ब विल शैल में से हम साधारण भाव में सरिता के लिए क्या लगेगा? अदर सब्जेक्ट है विल, वर्ब पकाएगी कुक, ऑब्जेक्ट क्या पकाएगी? खाना, फूड। ठीक है, सरिता विल कुक फूड। अगर सपोज करो मैं यहां विल की जगह शैल कर दूं तो देखो सेंटेंस सही है, सरिता शैल कुक फूड। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि सरिता पक्का खाना पकाएगी, वादा कर रही है वो कि जरूर पकाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ विल शैल का प्रयोग आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, गोपाल कल स्कूल जाएगा, सब्जेक्ट हमने लिया गोपाल, विल शैल में से लगा दिया साधारण भाव में विल, वर्ब है जाएगा गो, ऑब्जेक्ट है कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट वैसे है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे टू स्कूल, और बाकी क्या रह गया? कल यानी टुमारो। तो देखो गोपाल के साथ यहाँ विल लग रहा है, तो कौन सा भाव है? देखिए आप, अदर सब्जेक्ट है, आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल लग रहा है, गोपाल बाकी में आ रहा है, तो ये साधारण भाव है कि कल स्कूल जाएगा। लेकिन हो सकता है वो नहीं भी जाए, इसमें कम एक तरह से हम कह सकते हैं भाव जो है वो सामान्य भाव है। लेकिन अगर मैं विल की जगह शैल लगा दूं, गोपाल शैल गो टू स्कूल टुमारो, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि गोपाल चाहे स्कूल खुले या ना खुले, कुछ भी हो जाए, वो जरूर पक्का स्कूल जाएगा। तो इस तरह से हम भावों को प्रकट करते हैं विल और शैल के द्वारा। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं, अगले प्रकार का सेंटेंस हम शुरू करते हैं, वो है नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है, नहीं आता है। एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं गाना नहीं गाऊंगा, तो इसमें अगर आप देखें तो प्रयोग हो रहा है किसका? नहीं का। नहीं मतलब नॉट का। हम सच नहीं बोलेंगे, वैसे हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन ये एक एग्जाम्पल मैं आपको सिखा रहा हूं जिसमें अगर आप देखें नहीं का प्रयोग हो रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। करने का तरीका, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है, यानी सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। बनाइए इसको। मैं गाना नहीं गाऊंगा, सबसे पहले हमने लिया आई, विल शैल में
साधारण भाव में अगर आप चाहें तो आई के साथ क्या लग गया, शैल, उसके बाद नॉट, आई शैल नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना यानी सिंग, ऑब्जेक्ट क्या नहीं गाऊंगा, गाना यानी सॉन्ग। तो देखो आई शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाऊंगा। अगर मैं यहाँ शैल की जगह विल कर दूँ, आई विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, इसका मतलब हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं गाएगा तो नहीं गाएगा भाई, दृढ़ निश्चय है, वादा है, मैं नहीं गाऊंगा, आई विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। मैं शैल लगा रहा हूँ तो इसमें आधी बात है, हो सकता है मैं गा भी लूँ नहीं भी गाऊँ, दोनों बातें। आगे देखिए, हम सच नहीं बोलेंगे, वी सब्जेक्ट, विल शैल में से हमने लगा दिया शैल, वी शैल नॉट, वर्ब हो गया बोलना, स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं बोलेंगे, सच यानी ट्रुथ, वी शैल नॉट स्पीक द ट्रुथ। तो इस तरह से ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। आगे चलिए, अगले प्रकार का वाक्य है प्रश्नात्मक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसके शुरू में लगता है क्या, और लास्ट में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या रमेश रात को दरवाजा खोलेगा? तो इसमें अगर आप देखें शुरू में क्या आ रहा है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या माया कमरों को साफ करेगी? प्रश्नवाचक चिन्ह, शुरू में क्या आ रहा है, गा गी के आ ही रहा है आप लोग। तो इस तरह से ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बनाने का तरीका, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो शुरू में लग जाएगी, यानी विल या शैल हमने शुरू में लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नहीं भूलना है आपको। बनाइए साहब इंग्लिश। वही सब्जेक्ट देखिए आप, रमेश, वर्ब खोलेगा, ऑब्जेक्ट क्या खोलेगा, क्या नहीं खोलेगा, दरवाज़ा, ऑब्जेक्ट। इसमें अगर आप देखिए सब्जेक्ट माया, वर्ब है साफ करना, ऑब्जेक्ट क्या साफ नहीं करेगी, कमरों को। बनाइए, विल शैल लगाइए इसे। साधारण भाव में ही अगर आप देखें तो रमेश के साथ क्या लगेगा, विल, सब्जेक्ट रमेश, वर्ब खोलना, ओपन, खोलने को ओपन कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या क्या, विल रमेश ओपन दरवाज़ा, द डोर। बाकी क्या रह गया, रात को यानी एट नाइट। तो देखो नाइट से पहले एट प्रीपोजिशन आता है, और मॉर्निंग और इवनिंग के लिए इन का प्रयोग होता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, और रात के लिए एट नाइट। आगे चलिए, क्या माया कमरों को साफ करेगी? साधारण भाव में अगर अपन देखें तो सबसे पहले विल लग गया, सब्जेक्ट हमने लिया माया, वर्ब है साफ करना, क्लीन, ऑब्जेक्ट किसको साफ करेगी, कमरों को यानी द रूम्स। क्या इंग्लिश बन गई, विल माया क्लीन द रूम्स। तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। अगले प्रकार का सेंटेंस लें। अगले प्रकार का होता है प्रश्नात्मक नकारात्मक यानी इंटेरोनेगेटिव। जैसे कि पिछली वीडियोज़ में मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो इंटरोगेटिव होता है इसी में अगर नहीं और जुड़ जाता है, नॉट और जुड़ जाता है तो इंटेरोनेगेटिव होता है। एक एग्जाम्पल बता दूँ आपको, शायद आपके समझ में आ जाएगा। नॉट हमें लगाना है सब्जेक्ट के बाद। क्या पुलिस चोरों का पीछा नहीं करेगी? अब देखो प्रश्नात्मक वाक्य, क्या पुलिस चोरों का पीछा करेगी, इसमें अगर नहीं और जुड़ गया तो इंटरोनेगेटिव हो गया। और इसको आपको लगाना कहाँ है, नोट आपको लगाना है सब्जेक्ट के बाद, विल शैल प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर जो रह गया लास्ट में लगा देंगे अदर क्वेश्चन मार्क। बनाइए इस इंग्लिश। पहले 3 चीज़ें आप ढूंढ लें। सब्जेक्ट है पुलिस, वर्ब है पीछा करना, ऑब्जेक्ट क्या पीछा करेगी, किसका पीछा करेगी, चोरों का। बनाइए। साधन भाव में अगर अपन देखें तो विल सब्जेक्ट द पुलिस, वर्ब है पीछा करना, पीछा करने को आप कहेंगे चेज, चेज करना। विल द पुलिस चेज, ऑब्जेक्ट है द थीव्स। विल द पुलिस चेज द थीव्स, क्या पुलिस चोरों का पीछा नहीं करेगी। सॉरी मैं नोट लगाना भूल गया, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद जो है आपको क्या करना है, नोट लगाना है। विल द पुलिस नॉट चेज द थीव्स। तो यह है हमारा इंटेरोनेगेटिव। अगले प्रकार का सेंटेंस है WH या हाउ से शुरू होने वाले वाक्य। दो एग्जाम्पल अगर हम लें तो ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, पढ़ाया था कि WH शब्द कौन कौन से होते हैं, वो वाक्य के बीच में आएंगे। रमेश कल कहाँ जाएगा। यहां अगर आप देखें WH शब्द कौन सा आ रहा है, कहाँ। सरिता अगली बार क्या पकाएगी। क्या शब्द आ रहा है, ये बीच में आता है, देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है। गा गे गे फ्यूचर इंडेफिनेट। तरीका क्या है बनाने का, WH या हाउ जो भी वर्ड है वो हमारा शुरू में रखेंगे, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कौन सी, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बनाइए। रमेश कल कहाँ जाएगा, WH शब्द लिया हमने वेयर। साधारण भाव में अगर अपन देखें तो रमेश के साथ क्या लगेगा, विल। वेयर विल सब्जेक्ट हो गया रमेश, वर्ब हो गया जाना गो, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा है नहीं, शेष क्या रह गया कल, कल यानी टुमारो। क्या इंग्लिश बनी इसकी जरा बताइए पढ़ के। इंग्लिश बनी वेयर विल रमेश गो टुमारो। आगे चलिए। सरिता अगली बार क्या पकाएगी, WH शब्द लिया हमने वाट। विल शेल में से सरल साधारण भाव में सरिता के लिए विल, सब्जेक्ट सरिता, वर्ब पकाना कुक, ऑब्जेक्ट है नहीं क्योंकि क्या का प्रश्न ही यानी पूछा जा रहा है। शेष क्या रहेगा, अगली बार यानी नेक्स्ट टाइम, क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल सरला कुक नेक्स्ट टाइम। तो इस तरह से हमने ये 5 प्रकार के वाक्य सीखे। अगला टॉपिक हम लेंगे कि ये फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस एग्जाम लेवल पर किस तरह से आता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं गैप फिलिंग और फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 2-3 एग्जाम्पल देखें हम। ऊपर क्वेश्चन है फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, कोष्ठक में दी गई क्रिया का सही रूप भरिए आप। 3 क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है आई खालिस्तान बाय ए कार नेक्स्ट ईयर। इसमें अगर आप देखें अंग्रेजी पहचान आ रही है कौन सी, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आते ही आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट तो दिया हुआ होगा, विल शेल का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आई विल या शेल आप चाहें तो दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों ही सही रहेगा, बस सिर्फ भाव चेंज हो जाएंगे। आई विल बाय ए कार नेक्स्ट ईयर। इसी तरह से क्वेश्चन देखिए टुमारो गोपाल
टुमारो गोपाल खालिस्तान नॉट गो टू विलेज। अंग्रेजी पहचान आपको दिखाई दे रही होगी, कौन सी है? टुमारो, फ्यूचर इंडेफिनेट। और किस तरह का सेंटेंस है? नॉट आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है। क्या बनाएंगे बताओ इसका? टुमारो गोपाल विल नॉट, और वर्ब गो है, विल नॉट गो, विल नॉट गो टू विलेज। ध्यान रखिए, नेक्स्ट और टुमारो के अलावा एक पहचान और आ सकती है, वो है फ्यूचर। फ्यूचर लिखा होगा, इन फ्यूचर, फ्यूचर। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मुकेश खालिस्तान ड्राइव हिज कार स्लोली इन फ्यूचर, यानी भविष्य में मुकेश धीरे धीरे गाड़ी चलाएगा, अपनी कार चलाएगा। तो देखिए इसमें अंग्रेजी पहचान एक और आ रही है, फ्यूचर। ये मैंने आपको अलग से इसलिए नहीं बताया क्योंकि फ्यूचर को देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है और इंडेफिनेट है। मुकेश विल ड्राइव, साधारण भाव है, विल ड्राइव हिज कार स्लोली इन फ्यूचर। आप इसमें शेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, मुकेश शेल ड्राइव, इसका अर्थ भाव चेंज हो जाएगा कि वो वादा कर रहा है, पक्का इरादा कर रहा है कि अगली बार भविष्य में वो अपनी कार धीरे ही चलाएगा। तो इस तरह से आपने देखा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आप फ्यूचर इंडेफिनेट की कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, उसके अलग अलग प्रकार हमने सीखे। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।